आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक खास इंफॉर्मेशन है। साथियों, मैंने अभी एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराया था, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गया था और आप लोगों में से ही काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किए कि सर साउंड प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैंने भी उसको फिर से देखा तो रियल में लगा कि उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। तो मैंने आपकी बात को समझा है और मुझे लगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड दोनों ही बहुत नज़दीक है। तो मैंने इस वीडियो को, ये जो प्रॉब्लम्स थी उसको रिमूव करके फिर से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आज आपको ये वीडियो फिर से मैं प्रोवाइड करा रहा हूं और इस वीडियो को आप आगे फिर से देख लें ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की हो या सेकंड ग्रेड की हो, आपका क्या रिप्लाई होगा? निश्चित रूप से आपका जवाब यही होगा कि हमारी तैयारी फुल है, हम पूरी तरह से लगभग प्रिपेयर हो चुके हैं, क्योंकि हमें सक्सेस चाहिए। यही कहेंगे ना? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि तैयारी आपकी अच्छी है, आप कह रहे हैं, लेकिन आपने जो अब तक प्रिपरेशन की है, लगभग हर टॉपिक को आपने कवर किया होगा और उसको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया होगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस टॉपिक को आपने आज पढ़ा है, उस टॉपिक का वापस नेक्स्ट कितने इंटरवल में या कितने दिनों बाद नंबर आ रहा है? इस प्रश्न का जवाब दीजिए मुझे। क्या आप लगभग 2 या 3 दिन में फिर से नंबर ले रहे हैं, या 1 वीक या 15 दिन निकल रहे हैं ऊपर? अगर 1 वीक या 15 दिन निकल रहे हैं तो आप मान लीजिए कि वो जो टॉपिक आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है वो बिल्कुल फुर्र हो जाएगा, याद नहीं रहेगा। तो मैं आज आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं या जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जिसके सवाल आपने किए हैं, उन सवालों को, उन फॉर्मूलों को अब याद करना नहीं, याद रखना शुरू कीजिए। मैं ठीक कह रहा हूं, याद करना और याद रखना में बहुत डिफरेंस है, आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड यानी कि 23 जून, सेकंड ग्रेड सितंबर का फर्स्ट वीक, कौन सा आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम पड़ा हुआ है? टाइम तो बहुत कम बच रहा है। तो इस टाइम में जो बचा हुआ समय है, इस समय में आप कैसे पढ़े और कितना पढ़े? किसी भी फॉर्मूले को आप लंबा चौड़ा डिराइव या डेरिवेशन की तरफ आप जा रहे हैं तो रुक जाइए। लंबी चौड़ी डेरिवेशन में आपको जाना ही नहीं है। आपको करना क्या है? जो टाइम बच रहा है, जो टॉपिक पढ़े हैं, भारी भरकम सवाल आपको नहीं करने। आपको क्या करना है? जो फॉर्मूला आपके सामने आया है, उस फॉर्मूले को सबसे पहले आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट याद कर लीजिए। नेक्स्ट काम क्या आएगा? नेक्स्ट काम ये आएगा, उस फॉर्मूले को आप डायग्राम में सेट कीजिए कि इस फॉर्मूले का एक डायग्राम कुछ तो बनता होगा। और मैथ्स में ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का कोई डायग्राम नहीं हो। तो आप उस डायग्राम को सेट कीजिए। डायग्राम में जाने के बाद में उस फॉर्मूले में कहां कहां क्या वेरिएशन आता है वो सेट कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला तो एक पर्टिकुलर कंडीशन बताता है। उस फॉर्मूले में अगर जो वेरिएबल्स है या जो चर है उनको आप अलग अलग जगह शिफ्ट करते हो तो वो डायग्राम कैसा बनता है? क्या आप ऐसा करते हो? अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आप सही दिशा में जा रहे हैं, और नहीं करते हैं तो अब शुरू कर दीजिए। कैसे करना है, जो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। देखिए, आपके सामने मैंने हेडिंग देखो पहले लिख दिया है, मेरी तो फुल तैयारी है। ये मैं नहीं, आप कह रहे हैं, और होनी भी चाहिए।
तो साथियों, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं थोड़ा सा उस पर आप अमल कर लीजिए। मैंने कहा था कि सबसे पहले कोई फॉर्मूला, सपोज मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिख लेता हूं। वो फॉर्मूला है x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p। मैंने एक फॉर्मूला कहो, इक्वेशन कहो, कुछ भी लिख दिया। फॉर्मूला है या इक्वेशन? इक्वेशन है, फॉर्मूला नहीं है। दोनों का डिफरेंस तो जानते हो ना। जैसे ये एक सिंपल सा मैंने इक्वेशन लिखा है, इस इक्वेशन का आपको नाम बताना है, ये स्ट्रेट लाइन का कौन सा फॉर्म है, आप कमेंट करके बता देना। मैं इस फॉर्मूले को कैसे अलग अलग कंडीशन में एनालाइज करता हूं देखना। यहां P क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस लाइन का लाइन पर P जो है ओरिजिन से परपेंडिकुलर लंब की लंबाई है। मैं पहला काम एक करूं देखो, तो उस केस में आपके क्या बनेगा, आपके जो लाइन बनेगी सपोज ये वाली, फर्स्ट केस में ले लेता हूं। और उस केस में ये P जो क्या है, ये इस ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ, ये आपको पता होगा। और ये O, और इसको मैं P पॉइंट दे रहा हूं, तो यहां पर आपके ये OP क्या है, स्मॉल p लेंथ। तो उस केस में ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, ओमेगा है। ये आपके इसका फॉर्मूले से एनालाइज करना हुआ। लेकिन मैंने कहा था कि केवल एक कंडीशन नहीं, अलग अलग कंडीशन कैसे बन सकती है। अगर यही लाइन आपके पोजीशन चेंज कर दे, सपोज ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो उस केस में ये ऐसे बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये O, ये P और ये OP आपके वही रहेगा। तो उस केस में आपके ओमेगा क्या बन जाएगा, देख लीजिए ये वाला। ये समझने वाली बात है, लाइन ने पोजीशन चेंज कर ली है। तीसरी कंडीशन अगर मैं लेता हूं, सपोज मैं यहां ले लेता हूं थर्ड, यहां आप देखिए, तो उस केस में लाइन आपके आगे की बारी है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो परपेंडिकुलर यहां से यहां बन जाएगा। तो उस केस में ये आपका कैपिटल P, ये ओरिजिन, और ये ओमेगा क्या होगा, ये यहां से लेकर के यहां तक होगा ओमेगा, ये ओमेगा एंगल। और चौथी कंडीशन जो आती है वो बनती है, आपके लाइन आपके आ गई यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये बन गया OP। तो उस केस में एंगल जो बनेगा ओरिजिन से, वो एक्स एक्सिस से लेना पड़ेगा आपको, यहां से लेकर के ये यहां तक। देख लीजिए चार कंडीशन बनी है, लाइन वही है, इक्वेशन एक ही था, बुक में आपको केवल एक इक्वेशन मिलेगा, लेकिन इसकी कंडीशन अलग अलग हो सकती है। तो आपको ये तीनों कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी। उस कंडीशन में आपके ओमेगा चेंज होता जाएगा। परपेंडिकुलर P डिस्टेंस हो सकता है चेंज हो ना हो, आप वही रख सकते हो। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप उस फॉर्मूले को एनालाइज कीजिए और फॉर्मूले को डायग्राम में सेट कीजिए और उससे उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। इससे आपका क्वेश्चन जो उसके आसपास ही बनेगा और आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन लेंदी और भारी भरकम नहीं आता है, सब कुछ कॉन्सेप्ट बेस पर आता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में क्या क्या बन सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लूं 3D का, तो आपके पास में ये 3D वाला कंडीशन है x, y और z। अब आपको पता है कि ये जो प्लेन है आपके कौन सा है, XY प्लेन हुआ। तो XY प्लेन का इक्वेशन आपको पता होगा कि z इक्वल टू 0 होगा। अगर हम इसमें चले तो ये आपकी YZ प्लेन हुआ, तो YZ प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली ऐसे ही आपके XZ प्लेन जो है वो उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 0। तो उस चीजों को डायग्राम मैंने बिल्कुल सिंपल लेवल पे बात की है, लेकिन ये चीज आपके ये जो फॉर्मूला है, मेरा जो तरीका है, ये हर जगह फिट बैठ रहा है। तो इसलिए आप किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ें तो याद करें और याद रखें।
और जो फॉर्मूला सामने आता है जिसको आप याद रख रहे हो उसको पूरी तरह एनालाइज कीजिए। एग्जाम के टाइम पे वो एनालाइज की हुई चीज आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी, ये आपने खुद ने फील कर लिया होगा। साथियों एक बात कहना चाहूंगा, जो क्वेश्चन सीरीज अभी आप क्वेश्चन सीरीज और टेस्ट सीरीज ले रहे होंगे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट की, और आप वहां से उस टेस्ट सीरीज को कर रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप उसमें से कर भी पा रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें बहुत टाइम लग रहा होगा। लेकिन एक बात कहूं मैं, जो क्वेश्चन उस टेस्ट सीरीज में से आप कर रहे हो, सपोज आपके पास में टेस्ट सीरीज है 50 क्वेश्चन की, आप उसमें से आपके घर बैठे या कोचिंग पर आप लगभग 35 क्वेश्चन एक ही पार्ट में आप एक साथ कंप्लीट सही कर पा रहे हो। 15 क्वेश्चन रॉन्ग हुए आपके सपोज, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने घर बैठे या कोचिंग इंस्टीट्यूट पर किया है। यही क्वेश्चन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे तो क्या आप ये आंकड़ा एग्जामिनेशन हॉल में रख पाएंगे? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, वही पेपर है, वही क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन हॉल में क्या आप ये 50 में से 35 क्वेश्चन सही करने वाला जो आंकड़ा रख पाएंगे? आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे होंगे। तो भाई आपको यही ध्यान रखना है, अब आपको अलग ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आप जिनने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, आपने मैट्रिक्स सेलेक्ट किया, आपने डिटर्मिनेंट सेलेक्ट किया है, या आपने कोई पीजी लेवल का टॉपिक सेलेक्ट किया है, डिफरेंस इक्वेशन शुरू किया है, तो इनमें किस में क्या क्या चीजें पूछी जाती है। जैसे डिफरेंस इक्वेशन की बात है तो या तो वो सीएफ पूछेगा या वो पीआई पूछेगा। अब तक वो क्या पीआई पूछता आ रहा है, सीएफ तो लगभग अब सभी निकाल लेते हैं। तो ये पीआई निकालने के अलग अलग जो फंक्शन है वो सीख ले। एक बात, वो तो डिफरेंस इक्वेशन की बात कर रहा मैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी वो पीआई पूछता है, और पीआई भी वो किसका पूछता है अक्सर। देखिए डायरेक्ट जो पीआई निकालते हैं उसमें आपका पॉलिनोमियल का जमाना चला गया, आपका साइन कोस का जमाना चला गया, आपका ई पावर एक्स का जमाना चला गया, तो फिर किसका बचा? अब जो बच रहे हैं, जो अब तक पूछे भी गए हैं, जैसे आपके ई पावर एक्स पूछ लिया, जैसे आपने आपसे log x का पीआई पूछ लिया, इस तरीके के फंक्शन, जैसे आपके ए पावर एक्स का पीआई पूछ लिया, आपको इस तरह के फंक्शन पर फोकस करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको भूल जाएं, ये तो याद रखने ही है, क्योंकि बेसिक चीजें करोगे तभी आप ये कर पाओगे। तो कहने का मेरा अर्थ ये, नया मत पढ़िए, जो पढ़ा है उसको बार बार पढ़िए, याद करिए और फिर याद रखिए। याद रखना जरूरी है, बार बार रिवाइज कीजिए। टॉपिक में गैप नहीं पढ़ना चाहिए। जो टॉपिक आज पढ़ा है ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन में उसका फिर से नंबर लीजिए, तब तो आप एग्जाम में याद रख पाएंगे। नहीं तो ये मैथ्स है जनाब, अगर आपने 1 वीक के लिए अगर इसको छोड़ दिया तो ये तुरंत भाग जाती है हमारे से नाराज होकर के। तो इसे नाराज मत कीजिए, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर रही है। तो जैसा मैंने बताया, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं कर रहे हैं और कुछ कमी है तो आप ये पैटर्न अपना लीजिए। आपके सिलेक्शन में निश्चित रूप से इसका पार्टिसिपेशन होगा।